नेटवर्किंग सीखने के लिए आए हो तो घर वालों को भी ये बता के आए, दोस्तों को भी बता के आए कि मैं सर्टिफिकेशन करने जा रहा हूँ। ये कौन सी सर्टिफिकेशन करने जा रहा हूँ? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग होती क्या? नेटवर्क किसको कहते हैं? नेटवर्क की डेफिनेशन क्या? जी जनाब। भाई कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर। एग्जैक्टली नेटवर्क की बिल्कुल यही डेफिनेशन है। कोई भी नेटवर्क बनाने के लिए आप लोगों को दो चीज़ों का होना जो है ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिविटी, सेकेंडली कम्युनिकेशन। You can say when two or more than two devices connect with each other that they can exchange data is called a network. जब हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को, नॉट कंप्यूटर्स, मोबाइल भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, हब भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में इस तरह से जोड़ें कि डेटे का एक्सचेंज हो, मालूमात का तबादला हो, तो वो क्या उनका नेटवर्क बन गया। कंप्यूटर आपस में पड़े हुए हैं, इकट्ठे पड़े हैं, एक जगह में पड़े हैं, इनको रस्सी से बांध दें, इनकी नेटवर्किंग नहीं होगी। हमने कहा कि रस्सी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते, चलो इस तरह करते हैं कि इसमें कोई कॉपर की वायर जो है ना, या आयरन रॉड जो है वो वेल्ड कर देते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, तो फिर भी नेटवर्किंग नहीं होगी। आपको प्रॉपर इसकी केबलिंग करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर हम लोग सारे आपस में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि आपस में हम लोग बातचीत करें। तो पहले तो हम लोग एक कमरे में इकट्ठे हो गए, एक दूसरे की बात को हम लोग सुन भी रहे हैं, और अब जो हमारे दरमियान में कैरियर है जो हमारी आवाज़ को एक कान से दूसरे कान तक पहुंचा रही है, वो क्या चीज़ है? वो एयर है। यानी एयर जो एक बेहतरीन मल्टीप्लेक्सर है, अल्लाह पाक ने जो बनाई है, अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है ये। तो एयर के अंदर हम लोगों के जो है ये आवाज़ के सिग्नल जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। अब अगर मैंने किसी से बात करनी है, मैं किसी से बात करता हूँ, मैं नाम लेके बुलाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ, मैं उमर, उमर उनका नाम है, उनकी एक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। इसी तरह किसी को मैं बुलाता हूँ, मैं सनाउल्ला नाम लेके बुलाता हूँ, सनाउल्ला क्या, उनकी आइडेंटिफिकेशन है। यासीन को बुलाना, यासीन से बात करनी, यासीन को मैं नाम लेके बुलाऊंगा। सिमिलरली आप लोगों में से किसी ने बात करनी है, आप लोगों में से कोई नाम लेकर उमैर कह के मुझे बुलाएगा, उमैर भाई कह के बुला ले, या सर कह के बुला ले। तो जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमारी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन हमें प्रोवाइड की है, सिमिलरली कंप्यूटर नेटवर्क्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो हर मशीन की, हर डिवाइस की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होती है। उस आइडेंटिफिकेशन को, उस शनाख्त को हम लोग या तो आईपी एड्रेस कहते हैं, या उसको नेट बायोस नेम कहते हैं, या उसको होस्ट नेम कहते हैं। ठीक है। फिर हम लोगों ने आपस में बातचीत करनी है, तो हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज का इंतखाब करेंगे। से कि आपस में बातचीत करने के लिए, बाहमी गुफ्तगू करने के लिए, या तो हम लोग उर्दू का इंतखाब करते हैं, या पंजाबी का करते हैं, या इंग्लिश का करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग सराइकी स्पीकिंग है, कुछ लोग जो है पश्तो स्पीकिंग है, कुछ लोग जो है फ्रेंच स्पीकिंग है। अब अगर एक बंदे को सिर्फ फ्रेंच आती है, फ्रेंच के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, वो सिर्फ अपनी ही बोली बोलता जाएगा, दूसरा उसकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो उर्दू हम लोगों की वो कॉमन लैंग्वेज है। सिमिलरली कंप्यूटर नेटवर्क्स की जब बात करते हैं, तो कंप्यूटर्स ने आपस में बात करने के लिए जो वो कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स की उस कॉमन लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल को डिफाइन कैसे करेंगे? बेसिकली इट इज़ अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के जो आप लोगों को गवर्न करती हैं कि हम लोगों ने कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, कितनी देर कम्युनिकेशन करनी है, किन रूल को हम लोगों ने फॉलो करना है। मिसाल के तौर पर आपस में बातचीत करनी है, हम लोग एक दूसरे को नाम लेके बुलाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को मुखातिब करता हूँ, ओए कह के बुलाता हूँ, तो माइट भी कोई भी मुतवज्जो ना हो, वो कहेगा इसको तो बात करने की तमीज़ नहीं, या हो सकता है सब लोग मुतवज्जो हो जाए। तो मैं जिस तरह नाम लेके बुला रहा हूँ, इसी तरह से हर मशीन की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है। अब आप अगर बात करते हो नेटवर्क की, नेटवर्क के अंदर आपस में बातचीत करने के लिए कंप्यूटर्स की कॉमन लैंग्वेज यानी प्रोटोकॉल एक होना चाहिए, और हर एक की अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। ये अटेंडेंस हम लोगों को लगी हुई है, तो सब लोग अपनी अटेंडेंस लगाइए। अटेंडेंस इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो अब ये तो नेटवर्क हो गया कि नेटवर्क के अंदर क्या, कि जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस इस तरह से जोड़ी जाएँ तो मालूमात का तबादला कर लें, तो उनका नेटवर्क बन गया। अब नेटवर्क की कुछ टाइप्स हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है। तो मैं अभी डिटेल डिस्कशन के अंदर नहीं जा रहा, लेटर ऑन इंशाल्लाह जब हम लोगों को टाइम मिलेगा फिर किसी दिन जो है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे आप लोग आईसीएस में या बीसीएस में, एमसीएस में जिन लोगों का बैकग्राउंड है कंप्यूटर से, या जिन लोगों ने सीसीएनए किया हुआ है, या जिन्होंने कोई रेड हैट की सर्टिफिकेशन की, एमपीएलएस वर्क किया हुआ, उन लोगों को पता होगा कि एक लिमिटेड एरिया के ऊपर, जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर जो कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी होती है वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाती है। और जब मल्टीपल सिटीज़ को, मल्टीपल बिल्डिंग्स को, मल्टीपल कंट्रीज़ आपस में कनेक्ट होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, तो उसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो अब नेटवर्किंग, हम लोग ये कोर्स जो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड ही। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर इस वक्त जो है दो कंपनीज जो है वो डोमिनेट चल रही हैं, जिन्होंने मार्केट के जो है मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को जिन्होंने यानी कि होल्ड किया हुआ।
अगर आप वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं उसमें सिस्को आ जाता है, और अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, लैन की बात करते हो, तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट आपने, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत कम यूज़र्स ऐसे होंगे जो घरों के अंदर लाइनिक्स यूज़ कर रहे हैं या कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैक वगैरह यूज़ कर रहे हैं। अमूमी तौर पे एक आम आवाम जो है वो घरों के अंदर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जो घरों के अंदर हम लोग सिस्टम के अंदर विंडो यूज़ कर रहे हैं, विंडो एक्सपी है या विंडोज़ विस्टा है या विंडोज़ 7 है, तो वो हम लोगों के वर्कबुक फॉर्म के अंदर कंप्यूटर पड़े होते हैं। और जब हम लोग वही कंप्यूटर का हमारे हम ऑफिस की बात करते हैं, अपने वर्किंग प्लेस की बात करते हैं या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो प्रॉपरली सारे के सारे सिस्टम्स ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर पड़े होते हैं और उनका कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है। एक मरकजी सर्वर के ज़रिए से उन तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल किया जा रहा होता है। एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे एक सिस्टम के ज़रिए से तमाम लैन इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जा रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन इन्वायरमेंट। डोमेन इन्वायरमेंट का दूसरा नाम है, क्या कहते हैं डोमेन का दूसरा नाम क्या है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ठीक है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बोलते हैं, या डोमेन का दूसरा नाम क्या है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, कि जहाँ पे सारे के सारे क्लाइंट जो है वो ताबे होते हैं किसी एक मरकजी सर्वर के, और एक सर्वर से बैठ के जो है पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जा रहा होता है। जबकि वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में तमाम सिस्टम जो है वो इक्वालिटी के लेवल पे होते हैं, यानी किसी कंप्यूटर ने ऑन होना किसी सेंट्रल सर्वर से परमिशन नहीं लेनी, उसकी जो अथेंटिकेशन होनी है, उसकी जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो इंटरनल डेटाबेस से होनी। यानी जब आपने यूजर नेम पासवर्ड लिखा तो वो वेरिफिकेशन के लिए किसी सेंट्रल सर्वर के पास नहीं जाएगा, बल्कि अपने इंटरनल सैम को चेक करेगा। सैम स्टैंड फॉर सिक्योरिटी अकाउंट्स मैनेजर। आप लोगों के सिस्टम के अंदर एक फाइल बनती है जिसके अंदर आप लोगों के यूजर नेम पासवर्ड वगैरह आप लोगों के स्टोर होते हैं, यानी यूजर्स की जो GUIDs हैं, GUID स्टैंड फॉर ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफिकेशन। जब हम लोग यूजर ग्रुप वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसमें डिटेल से मैं आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताऊँ। ऐसा आपने पढ़ाया था आप लोगों को यूजर ग्रुप्स वगैरह? कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे आप लोगों ने? एक ही तक प्रोफाइल पढ़ा चलो एनीवे हम लोग इंशाल्लाह अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं आप लोगों को दोबारा करवा दूंगा वो। तो आप लोग विंडोज़ जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं ना अब तक, शुरू से लेकर अब तक, अगर हम विंडोज़ 3.1 से हम लोग बात करें, फिर विंडोज़ 95 आई, फिर विंडोज़ 97 आई, फिर विंडोज़ 98 आई, विंडोज़ मिलीनियम आई, विंडोज़ 2000 आई, विंडोज़ एक्सपी आई, विंडोज़ 2003। माइक्रोसॉफ्ट ने हमेशा से दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। कुछ बनाए हैं उन्होंने पीसी बेस ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ बनाए हैं उन्होंने एंटी बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए जो उन्होंने बनाया, एक आम घर में कंप्यूटर के लिए जो बनाया, या वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के लिए जो उन्होंने बनाया, लाइक विंडोज़ 95 है, 97 है, 98 है, मिलीनियम है, ठीक है। एंटीबेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, ठीक है, जो एंटीबेस फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, जो जो उन्होंने स्पेसिफिकली डोमेन एनवायरनमेंट के लिए डिज़ाइन किया, वो उनका एंटीबेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंटीबेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्लाइंट एंड के ऊपर हमारे पास विंडोज़ एक्सपी भी हो सकती है, विंडोज़ विस्टा भी हो सकती है, विंडोज़ 7 भी हो सकती है। फिर जिन लोगों ने विंडोज़ 7 पढ़ी हुई है, ये देखिए आप लोगों को मैंने बताया था विंडोज़ 7 के अंदर फिर डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, कि विंडोज़ 7 के डिफरेंट एडिशन हैं। तो आज जो हम लोगों का फोकस है आज की डिस्कशन का, वो हम लोगों का सर्वर एंड के ऊपर है, कि जो हम लोगों ने अपना डोमेन एनवायरनमेंट बनाना है, उस डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग एक मरकजी सर्वर रखेंगे जो पूरे हमारे लैन एनवायरनमेंट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब उस सर्वर के ऊपर हम विंडोज़ 2008 जो है वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब विंडोज़ 2008 माइक्रोसॉफ्ट का जो नया लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर फैमिली का, वो है विंडोज़ सर्वर 2008 R2, ठीक है। जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ सर्वर 2008 R2, ठीक है। सबसे पहले विंडो जो सर्वर फैमिली की अगर बात करते हैं, शुरू में पहले आया विंडोज़ 2000 सर्वर आया, विंडोज़ 2000 सर्वर की पूरी फैमिली एक आई, फिर विंडोज़ 2003 सर्वर की पूरी फैमिली है, फिर 2008 सर्वर की पूरी फैमिली है। अभी जो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है करंटली, वो विंडोज़ सर्वर 2008 R2 फैमिली, यानी इसके साथ सिर्फ R2 का आप लोग इजाफा कर लें इसके साथ, जो भी आप सामने सर्वर के नाम लिखे होंगे, ठीक है। 2008 और 2008 R2 के अंदर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो लेटर ऑन मैं चल आप लोगों को वो उसको डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस जो है वो 2008 R2 के अंदर है। अच्छा, अब विंडोज सर्वर 2008 के भी आगे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। अगर हम 2008 की बात करें या 2008 R2 की बात करें, इसके भी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। लाइक जिस तरह आप लोगों के सामने लिखा हुआ विंडोज वेब सर्वर 2008, विंडोज सर्वर 2008 स्टैंडर्ड एडिशन विदाउट हाइपरवाइजर, विद हाइपरवाइजर, या विंडोज 2008 एंटरप्राइज एडिशन, विंडोज 2008 डेटा सेंटर एडिशन, या विंडोज 2008 जो आइटेनियम बेस सिस्टम या HPC। अब ये इनके अंदर फ्लेवर्स के अंदर डिफरेंस है क्या? वेब एडिशन जैसा कि नाम से जाहिर है कि वेब पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिज़ाइन किया गया कि आप लोगों ने अपना कोई वेबसाइट आप लोगों ने अपनी होस्ट करनी है, आप लोगों ने को IIS सर्वर आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक जो है विंडोज सर्वर का एक सबसेट बना दिया, यानी एक कंसाइज करके टू द पॉइंट के जो फंक्शनैलिटी आप लोगों के लिए रिक्वायर है उनको अलग से कर दिया कि आप
सिर्फ और सिर्फ ये फ्लेवर यूज़ कर लो, आपकी जो डिज़ायर्ड फंक्शनलिटी आप लोग वो इससे अचीव कर सकते हो। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने वेब एडिशन बना दिया। पर्पज़ क्या था कि अगर आपने IIS सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, HTTP साइट बनानी है या FTP साइट बना के आपने होस्ट करनी है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अलहदा से एक सर्वर दे दिया कि ये इसी काम के लिए है। ठीक है। और अगर आपने डोमेन एनवायरनमेंट बनाना है, एक्टिव डायरेक्टरी आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है, डोमेन एनवायरनमेंट बना के एक सेंट्रल सर्वर के जरिए से अपने पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करना है, तो फिर आप लोग विंडोज सर्वर 2008 स्टैंडर्ड एडिशन भी कर सकते हो, एंटरप्राइज एडिशन भी कर सकते हो, डेटा सेंटर एडिशन भी कर सकते हो। डिपेंड्स अपॉन कि आप लोगों के नेटवर्क का साइज कितना बड़ा है। अगर तो आप लोगों का छोटा नेटवर्क है, छोटे नेटवर्क से माइक्रोसॉफ्ट की मुराद ये है कि अगर आपके पास कोई 400-500 क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, 400-500 क्लाइंट कंप्यूटर्स को आप लोगों ने एक सर्वर के जरिए से हैंडल करना, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है आप विंडोज सर्वर 2008 स्टैंडर्ड एडिशन पे आप चले जाएं। लेकिन अगर आप लोगों का मीडियम लेवल का नेटवर्क है, मीडियम लेवल के नेटवर्क से मुराद ये है कि अगर आप लोगों के 4-5 हज़ार क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि आप एंटरप्राइज एडिशन पर चले जाएं। और अगर आप लोगों का लार्ज एंटरप्राइज लेवल का नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, मल्टीपल सिटीज़ के अंदर, मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर आप लोगों की जो है वो क्लाइंट्स हैं, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि आप जो है फिर विंडोज सर्वर 2008 डेटा सेंटर एडिशन के ऊपर चले जाएं। स्टैंडर्ड वाली सारी की सारी फंक्शनलिटीज़ एंटरप्राइज में अवेलेबल है, एंटरप्राइज की सारी फंक्शनलिटीज़ डेटा सेंटर एडिशन के अंदर। अच्छा, एक तो डिफरेंस ये है कि जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी प्रोडक्ट आप इंस्टॉल करो। ऑब्वियसली डेटा सेंटर एडिशन की कॉस्ट एज कम्पेयर टू एंटरप्राइज या स्टैंडर्ड जो है वो ज़्यादा है। सिमिलरली एंटरप्राइज की कॉस्ट स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, स्टैंडर्ड की प्राइस सबसे कम है। अच्छा, एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस जो है रोल्स और फीचर्स के हवाले से, आगे चल के भी हम लोग देखेंगे। विंडोज 2008 जो इन्होंने रोल बेस बना दी हुई है, तो कुछ रोल्स का भी फ़र्क है। अगर तो आप लोगों ने हाई अवेलेबिलिटी का एक रोल आप लोग लेटर ऑन इंशाल्लाह जाके देखोगे कि अगर आपने हाई अवेलेबिलिटी को अचीव करना है, हाई अवेलेबिलिटी से मुराद ये कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ईमेल सर्वर कॉन्फ़िगर किया। अब आप चाहते हो कि अगर एक ईमेल सर्वर डाउन हो तो दूसरा ईमेल सर्वर ऑटोमेटिकली क्लाइंट कंप्यूटर्स को सर्व करता रहे, तो ये हाई अवेलेबिलिटी का फंक्शनलिटी अगर आप इसको अचीव करना चाहते हो स्टैंडर्ड एडिशन में पॉसिबल नहीं है। कम अज़ कम इसके लिए आपको एंटरप्राइज एडिशन के ऊपर जाना पड़ेगा। या अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास कोई डेटाबेस चल रही है, कोई डेटाबेस सर्वर आप लोगों का लगा होगा, आपने एसक्यूएल सर्वर 2008 आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा। अब आप डेटाबेस की हाई अवेलेबिलिटी चाह रहे हो, डेटाबेस का आप लोगों ने क्लस्टर बनाया होगा, आप चाह रहे हो कि अगर एक डेटाबेस सर्वर डाउन हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स को सर्व करता रहे, तो ये हाई अवेलेबिलिटी की फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए आप लोगों को मजबूरन आप लोगों को कहाँ पर जाना पड़ेगा, एंटरप्राइज एडिशन में जाना पड़ेगा। फिर जब हम लोग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग पेपर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग एक चीज़ देखेंगे, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। सर्टिफिकेट जो एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है, तो अगर आपने सर्टिफिकेट अथॉरिटी कॉन्फ़िगर करनी है तो स्टैंडर्ड एडिशन पे भी सर्टिफिकेट अथॉरिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एंटरप्राइज एडिशन पे भी कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर लिमिटेड ऑप्शंस हैं सीए के हवाले से, जबकि एंटरप्राइज एडिशन के अंदर आप लोगों के पास बहुत सारी ऑप्शन है अगर आपने एनहांस एडवांस लेवल के ऊपर अपने सर्टिफिकेट अथॉरिटी को कॉन्फ़िगर करना है। ये मैं आपको छोटे छोटे डिफरेंसेस बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड एडिशन और एंटरप्राइज एडिशन। अच्छा, और ये आप लोगों को कोई याद करने की, ज़ुबानी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग microsoft.com के ऊपर जाएं और वहाँ पे विंडोज़ का कंपैरिजन पे जाके आप लोगों को सारा कंपैरिजन वहाँ पे पता लग जाएगा। फीचर वाइज कंपैरिजन अगर आप लोग चाहते हैं तो फीचर वाइज कंपैरिजन आपको मिल जाएगा, अगर आपको रोल वाइज कंपैरिजन चाहिए तो आपको रोल वाइज कंपैरिजन मिल जाएगा, फंक्शनैलिटी वाइज अगर आपको कंपैरिजन चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा, हार्डवेयर सपोर्ट वाइज अगर आपको कंपैरिजन चाहिए, अभी वो अगली स्लाइड में वो भी आ रहा है कि कौन कौन सा एडिशन कितने कितने प्रोसेसर या कितनी कितनी रैम्स को वो सपोर्ट करता है, तो वो चीज़ें भी अभी आपको जो है ना अगली स्लाइड में इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो मैं आपको बता रहा था कि विंडोज़ 2008 के डिफरेंट एडिशन जो है ना वो अवेलेबल है, इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। वेब एडिशन, वेबसाइट होस्ट करने के लिए IIS आपने कॉन्फ़िगर करना है, FTP साइट या आपने HTTP साइट कॉन्फ़िगर करनी है। स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन या डेटा सेंटर एडिशन, जहाँ पे आपने अपना डोमेन एनवायरनमेंट आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है। प्लस इसके अलावा विंडोज़ 2008 R2 के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें कोई 17 के करीब रोल्स हैं। आगे चल के भी हम लोग रोल्स को भी देखेंगे कि अगर आपने अपना कोई DNS सर्वर लगाना है, कोई DHCP सर्वर लगाना है, कोई विन सर्वर लगाना है, आप लोगों ने कोई NPS सर्वर आप लोगों ने लगाना, ग्रुप पॉलिसी का सर्वर लगाना, आप लोगों ने कोई फैक्स सर्वर लगाना, कोई प्रिंट सर्वर लगाना, तो वो आप उसके लिए भी स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज या डेटा सेंटर का आप लोग इंतखाब कर सकते हो। स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज के अंदर मेन डिफरेंस ये है कि एंटरप्राइज हाई अवेलेबिलिटी की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, जबकि स्टैंडर्ड में हाई अवेलेबिलिटी का फीचर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप लोगों के प्रोसेसर दो तरह के आप लोगों के कुछ आइटेनियम बेस आप लोगों का हार्डवेयर है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने जो स्पेशली आइटेनियम बेस सिस्टम एक अलहदा आर्किटेक्चर के लिए एक अलहदा से फ्लेवर डिज़ाइन कर दिया। HPC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग
कि आप लोगों ने सुपर कंप्यूटर का नाम तो सुना होगा। सुपर कंप्यूटर का पता है किस किस को आइडिया सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सर ये बेसिकली जो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर है कि जो हाई परफॉर्मेंस कर सकता है, लाइक ये एयरपोर्ट वगैरह के ऊपर जैसे कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, इस किस्म की हाई परफॉर्मेंस के लिए। एग्जैक्टली जी, आप लोगों ने अगर के लार्ज, आप लोगों ने बहुत बड़े लेवल के ऊपर आप लोगों ने कुछ सिमुलेशन आप लोगों ने परफॉर्म करनी है, कोई आप लोगों की टेस्टिंग करनी है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक एनर्जी की टेस्टिंग करनी है कि इलेक्ट्रॉन्स जब टूटते हैं तो कितनी डिस्ट्रक्शन होती है उससे, कितनी तबाही उससे आएगी। अब वो प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है। आप ये तो नहीं कि एटम बम बनाया उसके बाद उसको फाड़ के देखेंगे अच्छा कितनी तबाही करता है। या आपने एक मिसाइल की टेस्टिंग करनी है, कोई एयरक्राफ्ट बनाए उस एयरक्राफ्ट की स्पीड को आप लोगों ने टेस्ट करना है। तो इस तरह की आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें सर वो बैटरी जो उठानी थी, अपनी लाइट बंद हो जाएगी। उठा लें जी आप। अब तो मैं आप लोगों से सर्च कर रहा था कि डिफरेंट फ्लेवर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक रोल कोई सर्वर पे कॉन्फ़िगर करना है, लाइक आपने एफएक्स सर्वर बनाना है, प्रिंट सर्वर लगाना है, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड एडिशन या एंटरप्राइज एडिशन आप लोग कोई सा चूज़ कर सकते हो। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के बारे में बता रहा था कि जहाँ पे आप लोगों ने लार्ज एंटरप्राइज लेवल के ऊपर आप लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों का हाई कंप्यूटेशनल पावर आप लोगों की जो है जहाँ पे आप लोगों के नीडेड हो, लाइक आपने कोई मिसाइल की टेस्टिंग करनी है, किसी आप लोगों ने एटम बम की टेस्टिंग करनी है, तो वहाँ पे आप लोगों को सुपर कंप्यूटर आप लोगों को रिक्वायर होता है। सुपर कंप्यूटर का इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि एच पी सी एडिशन का, ये सुपर कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, विंडोज़ 2008 एच पी सी एडिशन के, जहाँ पे आप लोगों ने मल्टीपल मशीन्स की मल्टीपल सर्वर्स की प्रोसेसिंग पावर को कंबाइन करके आप लोगों ने कोई टेस्टिंग करनी है आपने, लाइक टू बी सुपर कंप्यूटर। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक एच पी सी एडिशन जो है विंडोज सर्वर 2008 का दे दिया कि आप लोग जो है यानी कि मल्टीपल सिस्टम्स की जिसके मल्टीपल प्रोसेसर लगे हैं उनको कंबाइन करके आप लोग कोई जो है एक्सटेंसिव लेवल पे अपने टेस्टिंग करनी वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग विंडोज़ 2008, ये तो एक छोटा सा एक ओवरव्यू था इसका सिर्फ फ्लेवर्स के हवाले से। अभी हम लोग अगले स्लाइड्स में इनको डिटेल से इंशाल्लाह इनको डिस्कस भी करेंगे। बाकी है कि अगर आपको एग्जैक्टली फीचर बाय फीचर, रोल बाय रोल आप लोगों को कंपैरिजन चाहिए, फंक्शनलिटी बाज चाहिए, तो आप Microsoft.com के ऊपर जाके कंपैरिजन या गूगल में आप लिखना है कि कंपेयर विंडोज़ 2008 एडिशन या विंडोज़ 2008 के ऊपर, तो आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। विंडोज़ 2008 आप लोगों ने अगर इंस्टॉल करनी है तो इसके लिए आप लोगों के पास प्रोसेसर जो है कम अज़ कम जो है, माइक्रोसॉफ्ट तो ये कहता है कि 3 गीगाहर्ट्ज़ आप लोगों के पास या फास्टर प्रोसेसर आप लोगों के पास जो होना चाहिए, जिसके ऊपर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस होगी इसकी। रिकमेंडेड जो है ये कम अज़ कम 2 गीगाहर्ट्ज़, लेकिन 1 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर भी इंस्टॉल हो जाता है। 1 गीगाहर्ट्ज़ का अगर आपके पास प्रोसेसर है, लाइक आपके पास Pentium 4 कंप्यूटर है, तो विंडोज़ 2008 उसके ऊपर इंस्टॉल हो जाएगी। 512 मिनिमम रैम है, यानी कम अज़ कम 512 रैम होगी तो 2008 सर्वर चलेगा। अगर 512 से कम है फिर 2008 सर्वर नहीं चल सकता। लेकिन रिकमेंडेड ये है, रिकमेंडेड का मतलब ये है कि जिसके ऊपर परफॉर्मेंस आप लोगों को बेहतर मिलेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस तो नहीं, लेकिन ये है कि आप लोगों को हर्डल कोई नहीं आएगी, एप्लीकेशन आप लोगों की हैंग नहीं होंगी। तो फिर ये कि 2 GB आप लोगों के पास कम अज़ कम रैम होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि विंडोज़ 2008 जो है, विंडोज़ सर्वर 2008, वो तो आप लोगों का 64 बिट हार्डवेयर के अंदर भी अवेलेबल है, यानी 64 बिट हार्डवेयर पे भी हो जाता है, और x86 के जो 32 बिट हार्डवेयर के ऊपर भी हो जाता है। जबकि विंडोज सर्वर 2008 R2 32 बिट हार्डवेयर के ऊपर नहीं होता, उसके लिए 64 बिट, यानी कि आप लोगों के जितने लेटेस्ट आप लोगों के जो सर्वर क्लास के जो आपके बोर्ड्स आ रहे हैं या प्रोसेसर आ रहे हैं वो अमूमी तौर पे 64 बिट के ही आ रहे हैं, तो उसका 32 बिट का फ्लेवर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बेसिकली बस स्पीड का डिफरेंस होता है कि अगर आप 32 बिट आप लोग यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आप लोगों का एक तो एक मेमोरी की आप लोगों के पास लिमिटेशन होगी, प्लस इसके अलावा आप लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो स्लो होगी। ठीक है, मैं भी इस डिस्कशन में नहीं जा रहा कि 32 बिट या 64 बिट क्या होता है, तो आप लोगों ने जिस किसी ने हार्डवेयर आर्किटेक्चर पढ़ा होगा तो उसमें होपफुली ये पढ़ाई होगी ये चीज़ें। अगर नहीं तो इंशाल्लाह फिर बाद में किसी वक्त टाइम मिलेगा तो मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि कम से कम आपके पास 512 MB की रैम होनी चाहिए, 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर होना चाहिए, 10 GB आपके पास हार्ड डिस्क पे स्पेस होनी चाहिए, तो विंडोज़ 2008 इंस्टॉल हो जाते हैं सर्वर। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि कम से कम 2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर हो, कम से कम 2 GB रैम हो आपके पास, और 40 GB आपके पास हार्ड डिस्क के ऊपर स्पेस अवेलेबल हो। ठीक है, ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर डीवीडी ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि डीवीडी से ही आपने विंडो इंस्टॉल करनी है। विंडोज़ 2008 आप लोग यूएसबी से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप यूएसबी से भी इंस्टॉल कर सकते हो। पिछले लेक्चर्स में मैंने बनाने बताई थी आप लोगों को बूटेबल किस तरह बनाते हैं, तो अगर आज किसी के पास जो है अगर कोई फ्लैश वगैरह अवेलेबल है तो मैं बनाने दिखा दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे बूटेबल जो है आप यूएसबी बनाते हो। प्लस इसके अलावा पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर यहाँ पर कह रहा है कि 800x600 आप लोगों को बीजी आप लोगों को सपोर्टेड या इससे हायर रेजोल्यूशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है,
अच्छा, जब आप लोग विंडोज़ की इंस्टॉलेशन करोगे, सर्वर की इंस्टॉलेशन करते हो या क्लाइंट की इंस्टॉलेशन करते हो, तो बेसिकली आप लोगों के पास तीन तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं इंस्टॉलेशन के हवाले से। फर्स्ट वन क्लीन इंस्टॉलेशन, सेकंड वन अपग्रेड इंस्टॉलेशन, थर्ड वन अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन। क्लीन इंस्टॉलेशन का मतलब तो ये है कि बिल्कुल नया आप लोगों ने ब्रांड न्यू सिस्टम लिया, उसके ऊपर पहली मरतबा इंस्टॉलेशन कर रहे हो, तो ये आपकी क्लीन इंस्टॉलेशन। अपग्रेड इंस्टॉलेशन का मतलब ये है कि पुराना वेरिएंट था, अब पुराना वेरिएंट आप ओवरराइट करना चाह रहे हो, अब नया वेरिएंट आ गया, आप चाह रहे हो कि पुराने की फंक्शनलिटी एज इट इज़ रहे, प्लस जो डोमिनेंट फंक्शनलिटीज़ हैं, जो एडवांस फंक्शनलिटीज़ हैं, वो ओवरराइट हो जाए उसके ऊपर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग, जो ओवर राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं अपग्रेडेशन। मिसाल के तौर पर, अगर पहले आप लोगों के पास विंडोज़ 2008 7 इंस्टॉल है, अब आप ये चाह रहे हो कि विंडोज़ 2008 R2 अपग्रेड हो जाए, तो ये यानी पहले से इंस्टॉलेशन हुई है, अब उसको आप अपग्रेड करना चाह रहे हो, नई उस पर टेक्नोलॉजी पे जा रहे हो। अच्छा, एक चीज़ आपने और जहन में रखनी है कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट में अपग्रेड होता है, सर्वर फैमिली सर्वर में अपग्रेड होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप विंडोज़ 7 को 2008 में अपग्रेड कर लें, पॉसिबल नहीं है। या विंडोज़ एक्सपी को आप अपग्रेड कर लें, या विंडोज़ 2000 सर्वर को आप 2008 सर्वर में अपग्रेड कर लें, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और अपग्रेडेशन जो है, क्लाइंट फैमिली की क्लाइंट के अंदर होगी, सर्वर के अंदर सर्वर का, फिर उसकी भी कुछ लिमिटेशन है, वो पूरा पाथ आप लोगों का भी आगे मिल जाता है। तो अपग्रेड का तो ये कॉन्सेप्ट है। या आप ये लेमैन को समझाने के लिए इस तरह भी कह सकते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पहले बाइक नहीं है, बिल्कुल पहली मरतबा मैं परचेजिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं पैसे लेके जाता हूँ मैं मार्केट में, और मैं पैसे पे करता हूँ, पहली मरतबा मोटर बाइक खरीदता हूँ। तो मैंने क्या किया, क्लीन परचेजिंग की। अब मेरे पास अगर ऑलरेडी बाइक है, 2000 मॉडल की है, तो मैंने क्या किया, 2000 मॉडल को सेल आउट किया, उसमें जितने पैसे और डालने थे और डाले, 15 20 25 हज़ार रुपये और डाले मैंने, और मैंने अब 2012 मॉडल मैंने ले लिया, पुरानी बेच के नई मैंने ले ली। तो ये मैंने क्या किया, मैंने उसको अपग्रेड किया। अच्छा, अगर आप ये चाह रहे हो कि 2000 मॉडल भी रखनी है, साथ में 2012 भी रखनी है, दोनों रखनी है, तो ये भी आप लोगों का क्लीन परचेजिंग का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। बिल्कुल नहीं खरीद रहे हो, पहली मतलब खरीद रहे हो, ऑलरेडी विंडोज़ 7 इंस्टॉल है, साथ में 2008 भी इंस्टॉल करना चाह रहे हो, 7 को ख़त्म नहीं करना चाह रहे हो कि 7 भी रहे, 2008 भी हो जाए, तो ये भी आपकी क्लीन इंस्टॉलेशन ही आप लोगों की कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन। अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन। ठीक है। ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन के अंदर फिर फर्दर जो है, इसके अंदर तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग इंस्टॉलेशन करके भी देखेंगे, जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वो हम लोगों से पूछता है कि नाम क्या देना है, कंपनी नेम क्या देना है। जैसे आप विंडो एक्सपी जब इंस्टॉल किया करते थे, याद है किस किसने विंडो इंस्टॉल की हुई? कोई ऐसा तो नहीं जिसने पहले कोई विंडो इंस्टॉल नहीं की? जी, कोई है ऐसा कोई? चले, अगर नहीं भी की तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो है वो हर चीज़ का जो है वो शुरू से ही जो है वो मास्टर हो। खैर, चलें, बात कहीं और चलेगी, फिर मैं आपको बाद में इससे रिलेटेड एक वाक़या बताऊंगा। अच्छा, अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन का मतलब ये है कि आपने ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन करनी है। मिसाल के तौर पे आपको आपके टीचर ने एक असाइनमेंट दी है कि विजुअल सी के अंदर ये असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है, या एसक्यूएल के अंदर ये ओरेकल के अंदर ये डेटाबेस बना के जो है, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का आपका सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपने ये इसके आपने को बना के देनी है, प्रेजेंटेशन बना के देनी है, कुछ भी ऐसा आपने करना कोई। अब सिस्टम के ऊपर आप असाइनमेंट बनाने के लिए बैठे हो, तो पता लगा कि उसकी विंडो करप्ट हुई हुई, साथ में जो है अजान होगी और जुमे का दिन है, आज नमाज पढ़ने जाना। अब हम लोग तो क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार कोई नहीं, इंस्टॉलेशन तो जुमा तो फिर भी आ जाएगा, विंडो इंस्टॉल करें, असाइनमेंट करनी चाहिए, नाम नंबर नहीं कटने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि चलो यार, जुमा अगली मरतबा पढ़ लेंगे, खैर जुमा ऑप्शनल ही होता है, कोई इतना ज़रूरी तो नहीं होता। अब आप ये चाह रहे हो कि आप जुमे की नमाज़ पढ़ने चले जाओ और वापस आओ तो आपकी विंडो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन। ठीक है। अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन में तो बेसिकली हम लोग एक इंस्टॉलेशन फाइल का पाथ बता देते हैं, अनअटेंडेड टेक्स्ट फाइल हम लोग जो है ना कंप्यूटर को दे देते हैं, और कंप्यूटर उस फाइल के अंदर से सारी की सारी इंस्ट्रक्शन उठाता है। नाम क्या देना है, कंपनी नेम क्या देना है, कौन से पार्टीशन में इंस्टॉल करना है, कितनी सी ड्राइव का साइज कितना रखना है, 20 GB 30 GB 50 GB जितना रखना है, और कीबोर्ड की लेआउट कौन सी रखनी है, यूएस रखनी है, और इसके अलावा डेट टाइम का जोन वगैरह कौन सा रखना है, कंप्यूटर का नाम क्या देना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कंप्यूटर इनपुट लेता है यूज़र से। आप चाह रहे हो ये इनपुट देनी ना पड़े, तो ये ऑटोमेटिकली जो इंस्टॉलेशन हो रही है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन। ठीक है। अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन या ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन। अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन, ये तो इंडिविजुअल पीसी के लेवल के ऊपर, यानी एक सिस्टम पे आपने करनी है। और सिनेरियो कुछ इस तरह से है
कि आपको 100 कंप्यूटर्स के ऊपर आपको इंस्टॉलेशन करनी पड़ रही है। 100 कंप्यूटर्स के ऊपर आपने इंस्टॉलेशन करनी है, और अनफॉर्चुनेटली आपके पास डीवीडी रोम सिर्फ एक ही है। एक डीवीडी रोम है, 100 कंप्यूटर्स पर इंस्टॉलेशन करनी है। से सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि यू आर वर्किंग एज ए नेटवर्क एडमिन इन नादरा। नादरा के अंदर आप नेटवर्क एडमिन के तौर पे काम कर रहे हैं। वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे में किसी हाई ऑफिशियल का किसी विजिट है, तो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल नादरा क्यासिक का ये किसी और चीज़ का उन्होंने इफ्तिताह करना। तो आज कोई वायरस आया, कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम आई, विंडो उड़ गई, पार्टीशन उड़ गई और बड़ा प्रॉब्लम बन गया। आपके पास कोई अब हेल्पर भी नहीं है, कोई असिस्टेंट भी नहीं है, और हर सिस्टम के अंदर डीवीडी रोम भी नहीं लगा होगा। अब आप बड़े परेशान हो कि अल्लाह क्या करूँ मैं, कि एक जो है, इतने तकवे वाले तो हैं नहीं कि साहबा किराम की तरह हमारे भी काम हो जाए, जिस तरह वो नवाफिल पढ़ के अल्लाह पाक से अपना काम करवा लिया करते थे। तो खैर, टेक्नोलॉजी अगर आप लोगों को पता है, अल्लाह पाक ने ये भी जो है ना दुनियावी उलूम ये भी सीखने के लिए दिए हैं। ये वो हम लोगों की बदकिस्मती है कि जो है वो गैर मुस्लिम जो है वो इन चीज़ों के अंदर हम लोगों से आगे हैं। तो खैर, अगर हम लोग अपनी हिस्ट्री को पढ़ें तो साइंस के जितने जो है वो हैं मज़ामीन हैं, ये मोस्टली जो है ये मुसलमानों की ही ईजाद है। एनीवे, तो अब 100 कंप्यूटर्स के ऊपर आप लोगों ने इंस्टॉलेशन करनी है। तो 100 कंप्यूटर पे एक सिस्टम के ज़रिए से आपने इंस्टॉलेशन करनी है। ये कॉन्सेप्ट भी आपका अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन का है। और अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन की जो टाइप हम लोगों के लिए हेल्पफुल होगी उसको हम लोग बोलते हैं रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज। उसको रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी कहते हैं, या विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज भी कहते हैं। हम लोग अपने इस कोर्स के अंदर रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर बनाना भी सीखेंगे। अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन भी करके देखेंगे कि ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन फाइल के ज़रिए से कैसे होती है, और एक सर्वर के ज़रिए से 100 कंप्यूटर्स पे इंस्टॉलेशन कैसे करनी। अब होगा क्या कि 100 कंप्यूटर्स की आपस में कनेक्टिविटी हुई भी है, केबलिंग सबकी आपस में हुई भी है, अब स्विच वगैरह सब कुछ लगा हुआ, पूरा नेटवर्क बना हुआ। किसी भी कंप्यूटर में कोई विंडो नहीं है। आप क्या करोगे, जिस सिस्टम पे आपका डीवीडी रोम लगा है उस सिस्टम पे आप 2008 सर्वर इंस्टॉल करोगे। सर्वर फैमिली की कोई से एक प्रोडक्ट इंस्टॉल कर लोगे, स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन या डेटा सेंटर एडिशन। 2008 या 2008 R2 आपने इंस्टॉल कर लिया। वो इंस्टॉल करने के बाद आप उसके ऊपर डीएनएस का रोल इंस्टॉल करोगे। फिर उसके ऊपर आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करोगे। जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर ली तो वो बन गया आपका डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोग डोमेन कंट्रोलर बनाना सीखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करके हमारा डोमेन कंट्रोलर हम लोगों का बन गया। तो उसके बाद आप उसी सर्वर के ऊपर डीएचसीपी का रोल भी इंस्टॉल कर लोगे, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर, जो क्लाइंट कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। जब आपने ये 4 काम कर लिए, विंडोज़ 2008 इंस्टॉल कर ली, डीएनएस इंस्टॉल कर लिया, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर ली, डीएचसीपी इंस्टॉल कर लिया, तो अब आपका डोमेन कंट्रोलर तो बन गया। इसके ऊपर आप एक एडिशनल रोल विंडोज़ का आप और इंस्टॉल कर लोगे इसी एक सर्वर के ऊपर। उसका नाम है WDS, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। अगर विंडोज़ 2003 की बात करते हैं तो विंडोज़ 2003 के अंदर, ये विंडोज़ 2000 में उसका नाम था रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर। लेकिन 2008 में उसका नाम रिमोट इंस्टॉलेशन नहीं है, बल्कि नाम उसका चेंज हो गया, उसका नाम है विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर। अब विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर आप इंस्टॉल कर लोगे, तो अब क्लाइंट कंप्यूटर्स को आप नेटवर्क से बूट करोगे। क्लाइंट कंप्यूटर्स की बायोस में जाके एक ऑप्शन होती है बूट फ्रॉम CD RAM, बूट फ्रॉम हार्ड डिस्क, बूट फ्रॉम लैन। आप सारे कंप्यूटर्स के को बूट फ्रॉम लैन, सारे के सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क से बूट करेंगे। DHCP के जरिए से सबको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। अब हर कंप्यूटर के स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा कि मुझे रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर मिल गया, इंस्टॉलेशन करनी है या नहीं। वो पूछेगा नो या यस, आप यस प्रेस करोगे। वो आपसे पूछेगा यूज़र नेम पासवर्ड डोमेन, आप यूज़र नेम पासवर्ड और डोमेन टाइप करोगे, वो सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। अब आपने 2 घंटे की, 1.5 घंटे 2 घंटे की मेहनत सिर्फ एक सर्वर पे की आपने 2008 सर्वर इंस्टॉल किया, डीएनएस इंस्टॉल किया, डीएसएम इंस्टॉल किया, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया और WDS कन्फिगर किया। तो वो बन गया आपका विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर कन्फिगर हो गया। क्लाइंट कंप्यूटर्स को नेटवर्क से बूट करोगे, लैन से बूट करोगे, विद इन हाफ एन आवर आप लोगों के सारे 100 के 100 कंप्यूटर्स को इंस्टॉलेशन हो जाएगी। और कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, इंशाल्लाह हम लोग ये खुद करके देखेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को करवाऊंगा ये चीज़। तो ये कॉन्सेप्ट जो आप लोगों का रिमोट इंस्टॉलेशन का या WDS का, और ये अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन की कैटेगरी में ही आता है। इंस्टॉलेशन की एक तीसरी टाइप भी इसके अलावा भी है। मिसाल के तौर पे आप डेल कंपनी के एम्प्लॉई हो या IBM कंपनी के एम्प्लॉई हो, आपकी कंपनी को ऑर्डर मिला है कि आइडेंटिकल हार्डवेयर के 500 कंप्यूटर चाहिए। कि फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जी Core i5 प्रोसेसर हो उसके अंदर, और XYZ सीरीज़ का कोई बोर्ड उसमें लगा हो, और सब सिस्टम्स के अंदर 4-4 GB रैम होनी चाहिए, और सेम हार्डवेयर स्पेक्स, कि आपने 500 कंप्यूटर्स आपने देने, और इसकी जो शिपमेंट है, जो डिलीवरी है, वो विद इन 1 वीक आपने जो है ना उनको आपने डिलीवर करना। जितनी मर्जी बड़ी दुकान हो,
आई डोंट थिंक सो कि किसी भी दुकान के अंदर 500 सॉकेट्स लगी होंगे जिसके अंदर आप 500 शू प्लग कर सकें। आप लोगों को तो पता ना कि आपका सीपीयू भी आपका पावर लेता है और आपका मॉनिटर या एलसीडी जो आपकी वो भी पावर लेती है। तो अगर आप एक एक कंप्यूटर के अगर आप दो दो भी लगाओ कि पावर जो है आपके शू जो है, तो 500 जमा 500 कितने 1000 हो गए। 1000 सॉकेट मेरा ख्याल किसी भी दुकान में नहीं होगी। तो अब इंस्टॉलेशन की जो टाइप आपके लिए हेल्पफुल होगी वो आप लोगों की कहलाती है सिस्प्रेप। सिस्प्रेप स्टैंड फॉर सिस्टम प्रिपरेशन टूल। उसके अंदर क्या होगा कि आप सैंपल सिर्फ एक कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन कर लोगे। ठीक है। अब चूंकि हार्डवेयर सबका एक जैसा है, आप इमेजिंग की टेक्निक को यूज़ करते हुए उस एक सिस्टम के ज़रिए से आप 500 कंप्यूटर्स के ऊपर उसको रेप्लिकेट कर दोगे। और एप्लीकेशन के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। अगर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं उसमें नॉर्टन बूस्ट भी हो सकता है, ड्राइव इमेज प्रो भी हो सकता है। और अगर आप विंडोज़ प्लेटफॉर्म की बात करते हो, माइक्रोसॉफ्ट ने जो उसके लिए टूल दिए हुए हैं, जो इमेजिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने टूल दिए हुए हैं, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का सर्वर भी हो सकता है। ठीक है। या विंडोज़ ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट भी हो सकती है, या माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट टूल किट भी हो सकती है। यानी कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करते हुए एक सैम्पल कंप्यूटर से 499 कंप्यूटर्स के ऊपर आपके इंस्टॉलेशन आप लोगों की हो जाएगी। तो ये जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं आपको कि खुद ब खुद इंस्टॉलेशन हो जाए या बल्क क्वांटिटी के अंदर ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन हो जाए, लैन कनेक्टिविटी हो तब भी, और अगर लैन कनेक्टिविटी नहीं भी है, अब जब नए कंप्यूटर लिए हैं उनके तो आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, केबलिंग नहीं है। सैंपल एक कंप्यूटर आपने इंस्टॉल किया और उस हार्ड ड्राइव को बाकी 499 हार्ड ड्राइव के ऊपर आप रेप्लिकेट कर दो। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का जो है सिस्प्रप का, और ये भी अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन के जुमरे में ही आता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे सिनेरियोज आप लोगों को खुद यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाऊँ। ठीक है। अच्छा, अब जब आप लोगों ने विंडो की इंस्टॉलेशन करनी है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों ने कौन सा एडिशन आप लोगों ने करना है, यूज़ करना है। बार बंद हो रहा है। यासिन देखो अच्छा, सबसे पहले तो आपको राइट फ्लेवर का पता होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि आगे जो भी सीडी आगे उठा के हम लोग कर देते हैं, ये पता नहीं कि स्टैंडर्ड एडिशन करना था या एंटरप्राइज एडिशन करना था। हम कहते हैं कि यार कोई नहीं, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, काम तो सारे वो भी करेगा। लेकिन जो सॉफ्टवेयर जो होता है ना, और किसी आप माशाल्लाह मेजॉरिटी ऑफ पीपल आप लोगों में से जो है जॉब कर रहे हो, तो ये सॉफ्टवेयर भी किसी कंपनी का एसेट होता है, किसी कंपनी का सरमाया, और कंपनी की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर हुई हुई है। वो हम लोगों की बदकिस्मती है कि यहाँ पे कॉपीराइट ला के इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बाहर के मुल्कों में जाए तो इसका पायरेटेड विंडो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो वो जो स्टैंडर्ड एडिशन लिया उसकी अपनी एक स्पेसिफिक कॉस्ट है, और अगर एंटरप्राइज एडिशन लिया तो उसकी अपनी एक स्पेसिफिक कॉस्ट है, और वो 4 टाइम ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। तो अगर हम लोग वैसे मुंह उठा के, हमने ज़रूरत थी स्टैंडर्ड की, उठा के हम लोगों ने कर दिया एंटरप्राइज एडिशन, आप लोगों का तो कुछ नहीं जाना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का तो एक लाइसेंस कंज्यूम हो गया ना आपका। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने कौन सा फ्लेवर आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। अगर तो जस्ट अपनी वेबसाइट आपने होस्ट करनी है, तो फिर आप लोगों को उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है एंटरप्राइज एडिशन पे। आप सिंपल वेब एडिशन इंस्टॉल कर दो। हाँ, छोटा नेटवर्क है, 100-150 क्लाइंट कंप्यूटर स्टैंडर्ड एडिशन एनफ है आपके लिए। अगर आपके पास 1000 क्लाइंट कंप्यूटर है, फिर आप जाओ एंटरप्राइज एडिशन पे। या आप लोगों ने कोई हाई अवेलेबिलिटी का फीचर आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है, तो फिर आप लोग एंटरप्राइज एडिशन में जाओ, अदरवाइज एंटरप्राइज एडिशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, प्री इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट के इसके अंदर आप लोगों का हार्डवेयर का आप लोगों को पता होना चाहिए कि हार्डवेयर जो है आप लोगों का सपोर्टेड है या नहीं। 512 कम अज़ कम रैम है, 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, 10 GB की स्पेस है। ठीक है। देन उसके बाद अपग्रेड ऑप्शन का आपको पता होना चाहिए कि ये फ्लेवर इसमें अपग्रेड हो सकता है। लाइक 2000 सर्वर 2008 में अपग्रेड नहीं हो सकता। ठीक है। या मैं ये चाहता हूँ कि जी वेब एडिशन को अपग्रेड कर दूँ एंटरप्राइज एडिशन के अंदर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ऐसा। ठीक है। अपग्रेड का एक स्पेसिफिक पाथ है कि 2008 सर्वर स्टैंडर्ड एडिशन 2008 R2 स्टैंडर्ड एडिशन में अपग्रेड हो सकता है, 2008 एंटरप्राइज एडिशन 2008 R2 में अपग्रेड हो सकता है। आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद एक सिनेरियो माइग्रेशन विंडोज़ 2008, कि आपके पास पहले जो एनवायरनमेंट चल रहा है, एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट चल रहा है, आपके डोमेन बनी हुई है। अब आप चाह रहे हो कि सारे यूज़र्स को आपने माइग्रेट करना है। माइग्रेट का मतलब ये है कि आपके सारे यूज़र पुराने डोमेन से नए डोमेन के ऊपर शिफ्ट हो जाए। ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब मैं पुराने डोमेन से नए डोमेन पर शिफ्ट करूँगा तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये है कि जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में काम कर रहे होगे, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए कुछ टूल्स प्रोवाइड किए हुए हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट असेसमेंट एंड प्लानिंग टूल किट। एक फ्री ऑफ कास्ट टूल है, माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। कि आपने चेक करना है नेटवर्क इन्वेंट्री को, कि आपके सिस्टम्स कैपेबल हैं भी या नहीं। से कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन ने कहते हैं कि 10 कंप्यूटर्स के ऊपर 2008 सर्वर इंस्टॉल कर दो। सबसे पहले आपने ये देखना है कि हार्डवेयर सपोर्टेड है या नहीं है।
तो असेसमेंट प्लानिंग टूल किट को रन करोगे, वो आपको पूरी इन्वेंट्री आपको बना के आपको दे देगा कि हाँ जी किस किस कंप्यूटर में कितनी कितनी रैम लगी हुई है, कितना कितना प्रोसेसर है, सपोर्टेड है भी या नहीं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हार्डवेयर वाइज यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है। फिर विंडोज़ 2008 R2 की अगर हम लोग बात करते हैं, R2 जो है वो लेटेस्ट वेरिएंट है। ठीक है, 2008 का, पहले 2008 आई थी, देन उसके बाद 2008 SP1 आया, 2008 के बाद SP1 के बाद 2008 SP2 आया। अब जो लेटेस्ट है वो विंडोज़ 2008 R2 है। ठीक है। अब R2 के अंदर सबसे जो बिगनर लेवल के ऊपर है वो फाउंडेशन एडिशन। ठीक है। क्या करना है? आवाज़ नहीं आ रही है तो नजर नहीं आएगा। अच्छा, फाउंडेशन एडिशन के अंदर ये कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेसर को सपोर्ट करता है ये। और लिमिटेड 15 यूजर्स के लिए है। और मैक्सिमम इसमें आप 8 GB इसमें आप रैम इसमें लगा सकते हो। ठीक है। और जो आपका विंडोज़ 2008 R2 स्टैंडर्ड एडिशन है, मैक्सिमम 4 फिजिकल प्रोसेसर को सपोर्ट करता है और मैक्सिमम इसमें आप 32 GB रैम लगा सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक वर्चुअल मशीन होस्ट करने की आपको इसमें इजाज़त है कि बाय डिफ़ॉल्ट फ्री ऑफ कास्ट आप इसमें एक वर्चुअल मशीन बना सकते हो। वर्चुअल मशीन का पता है नहीं? वर्चुअल मशीन क्या होती है जी? अच्छा जी जनाब, वर्चुअल मशीन क्या होती है जी? सर कोई सॉफ्टवेयर के जरिए हम कोई इसको टेस्ट कर दें कि एक से ज़्यादा सर्वर रन करने, एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने जी जनाब। मशीन के अंदर फिजिकली ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ज़्यादा एक लाख फिजिकल मशीन एक होती है तो उसी में से ये उसके हार्डवेयर को जो है ना शेयर करके जो है घरों में सिस्टम रखे हो आप लोगों ने? किसके पास सबसे अच्छा कंप्यूटर है? मेरे पास सबसे हेट ये मैं वैसे कोई ये अल्लाह माफ़ करे कि इस वजह से नहीं है कि किसी को दूसरे को वो करने के लिए, सिर्फ इनसे पूछना चाह रहा हूँ। आगे मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा, फंस गए होंगे ये। कोर टू क्वाड एक्सट्रीम प्रोसेसर, उसमें रैम कितनी लगी हुई है? सर 8 GB रैम 8 GB रैम उसमें लगी हुई है। और कोर टू क्वाड एक्सट्रीम प्रोसेसर, उसके प्रोसेसर की क्या स्पेसिफिकेशन है? सर उसकी 12 की अच्छी है अच्छा, और 3.0 से क्लॉक परफॉर्मेंस मॉनिटर का आपको पता है कि विंडोज़ के अंदर एक चीज़ और परफॉर्मेंस मॉनिटर, जिससे आप परफॉर्मेंस में वो कोर्स बता रहा था कोर्स वगैरह आपके बता रहा होता है। चार क्या कभी आपने देखा है कि आपने इतना हैवी जो सिस्टम बनाया वो 100% कभी यूटिलाइज हो रहा हो? नहीं कितने परसेंट यूटिलाइज होता है? सर 4 कोर होते हैं उसमें जो मैंने देखे हैं अच्छा, और यूटिलाइजेशन उसकी सर 13% तक जाती 13% तक जाती है। अब इन्होंने इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की है, 13% तक सिर्फ प्रोसेसर जाता है। तो आप नहीं समझते कि पैसे का ज़िया किया आपने? है नहीं सर वो कुछ काम भी करने होते हैं इसलिए तो हम लोग जो है ना सिस्टम ले लेते हैं एक दूसरे की रीस में, एक दूसरे की नकल में, कि यार उसने कोर टू डी लिया तो मैं कोर i3 लूँगा, या मैं कोर i5 लूँगा, या कोर i7 लूँगा, हालांकि ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ की। तो वो खाम खा के जो है ना पैसे का ज़िया है। तो 100% प्रोसेसिंग पावर को यूटिलाइजेशन के लिए अब जितनी दुनिया की कंपनीज हैं जो हार्डवेयर बनाने वाली और सॉफ्टवेयर बनाने वाली, वो एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है जिसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन आप लोगों ने जो सबने डेफिनेशन बताई, सबने बिल्कुल ठीक बताई है कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने हो, एक सर्वर के अंदर दूसरा सर्वर आप लोगों ने इंस्टॉल करना हो, या लॉजिकल आप लोगों ने बनाना हो। यानी कि एक मेरे पास ये फिजिकल मशीन पड़ी है, सही है, कोर i3 का प्रोसेसर है इसके अंदर, या जिस तरह एक्सट्रीम एडिशन के उन्होंने एग्जांपल दी कि इनके पास कोर टू क्वाड का इनके पास प्रोसेसर लगा हुआ है, बड़ी तगड़ी किस्म की इनके पास मशीन है, 32 GB रैम लगी हुई है। अब ये इसके ऊपर इन्होंने सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की हुई है, एक सर्वर इनके पास इंस्टॉल है। अब ये चाहते हैं कि इन्होंने डीएनएस सर्वर एक सेपरेट डेडिकेटेड मशीन पे बनाना है। अब डीएचसीपी सर्वर एक सेपरेट मशीन पे बनाना, फैक्स सर्वर एक सेपरेट मशीन पे बनाना। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन को प्रपोज करेंगे उनका तो वैसे ही कबाड़ा हो जाएगा, वो कहेंगे कि यार तुम अच्छे आईटी प्रोफेशनल हो, तुम तो खर्चा ही करवाए जा रहे हो हमारा। तो जो अच्छा आईटी प्रोफेशनल ना, जब वो प्लानिंग करता है तो वो इन सारी चीज़ों को भी कंसिडर करता है। ये एक चीज़ आप लोग पढ़ोगे जिसको बोलते हैं टीसीओ, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप, कि आप लोगों ने जब प्लानिंग करनी होती है तो आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा जो है वो कम से कम हो और आउटपुट आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब उन्होंने अगर एक्सट्रीम एडिशन लिया, कोर टू क्वाड लिया, उन्होंने वैसे नहीं लिया। अब वो कोर टू क्वाड एक्सट्रीम एडिशन लेने के बाद वो अपनी एक मशीन से 10 सर्वर्स का काम ले सकते हैं। अब उन्होंने
DHCP अलग बनाना था, DNS अलग बनाना था, फैक्स सर्वर अलग बनाना था, बजाय इसके कि वो मल्टीपल मशीनें लेते हैं, उन्होंने एक अच्छी मशीन ले ली, उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को अनेबल किया। और माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के अंदर जो है हाइपर वी, एक नया माइक्रोसॉफ्ट ने एक फीचर, एक रोल जो है इंट्रोड्यूस करवाया 2008 सर्वर के अंदर, कि आप एक मशीन के अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना सकते हो, एक सर्वर के अंदर मल्टीपल वर्चुअल सर्वर बना सकते हो। कि रादर देन के अब उन्होंने 4 सर्वर उनको चाहिए थे कि वो 4 अलग अलग मशीनों के ऊपर उसकी इंस्टॉलेशन करते हो और 4 अलग अलग पावर सप्लाईज के जरिए उनको पावर देते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर एक सर्वर जो है 1000 वाट की पावर सप्लाई लगी हुई है, जो 4 सर्वर लगे तो 4 सर्वर के अंदर कितने 4000 वाट्स की जो है पावर सप्लाई उनको चाहिए थी, पावर चाहिए थी। अब बिजली का वैसे, एनर्जी का वैसे क्राइसिस चल रहा है मुल्क के अंदर, तो अब वो अगर उन्हें कहा था कि जी अच्छा ये बिजली की आँख में चोंदे चल रही है, घंटे बाद आ रही, घंटे बाद जा रही है, तो उन्हें फिर ये कहो कि ऑर्गेनाइजेशन को कि अच्छा अब आपको यूपीएस लेना पड़ेगा, या आपको तो इसका बैकअप आपको चाहिए, एनर्जी का पावर का बैकअप चाहिए, इसके लिए इतना अच्छा आपको जनरेटर चाहिए, वो तो वैसे ही सिर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो उसके लिए अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है ना फिजिकल से वर्चुअलाइजेशन की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, और एक सर्वर से आप मल्टीपल सर्वर्स का काम ले सकते हो। क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी रैपिड चेंजिंग हो रही है, जितनी एडवांसमेंट हो रही है, जितनी एनहांसमेंट हो रही है टाइम टू टाइम, कि पहले एक वक्त था कि 4386 था, 486 था, फिर पेंटियम 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, फिर डुअल कोर आया, फिर कोर टू डू आया, फिर कोर आई 3, कोर आई 5, कोर आई 7। अब मल्टीपल कोर, इतना इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव किस्म का हार्डवेयर बन गया, लेकिन यूटिलाइजेशन कोई नहीं है। जिस तरह वो बता रहे हैं 13% 14% ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ नहीं होता। अगर आपने 100% हार्डवेयर की यूटिलाइजेशन करनी है, जितने इन्वेस्टमेंट किया उसके आपको प्रॉपर आउटपुट भी चाहिए, तो मल्टीपल फिजिकल सर्वर्स लगाने के बजाय आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। तो विंडोज़ 2008 ने वर्चुअलाइजेशन के लिए जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया और जो नई टेक्नोलॉजी दी है, वो विंडोज़ 2008 प्लेटफॉर्म के ऊपर है, विद हाइपर वी। आपने शुरू में फ्लेवर्स के अंदर देखा होगा कि वो विद हाइपर वी दिखा था। विद हाइपर वी का मतलब है कि इसमें वर्चुअलाइजेशन की जा सकती है, इसमें आप वर्चुअल मशीनें बना सकते हो। विदाउट हाइपर वी का मतलब है इसमें कोई बिल्ट इन ऐसे फंक्शनलिटी नहीं है, आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वर्चुअलाइजेशन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के अलावा और कंपनीज भी हैं, लाइक VMware है, उनकी प्रोडक्ट्स भी हैं, या नोवेल वालों की प्लेट स्पिन के नाम से प्रोडक्ट है, या वर्चुअल आयरन है, और कंपनीज भी हैं जो वर्चुअलाइजेशन का सोल्यूशन देते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के एंड के ऊपर जो वर्चुअलाइजेशन का सोल्यूशन है वो हाइपर वी है। तो हाइपर वी भी हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से स्टडी करेंगे, और मैं आज आप लोगों को जो पहली मशीन बना के दिखाऊंगा हाइपर वी पे ही मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि स्टैंडर्ड एडिशन जो है वो आप लोगों के मैक्सिमम उसमें 4 प्रोसेसर आप लोग लगा सकते हो, 32 GB मैक्सिमम रैम लगा सकते हो, और एक वर्चुअल मशीन का लाइसेंस आपको फ्री मिलता है उसके अंदर। लेकिन अगर आप एंटरप्राइज एडिशन पर चले जाते हो तो उसके अंदर आप मैक्सिमम 8 फिजिकल प्रोसेसर लगा सकते हो, उसमें मैक्सिमम 2 TB उसमें रैम लगा सकते हो, और 4 वर्चुअल मशीनों का लाइसेंस आपको फ्री मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि एंटरप्राइज एडिशन में सिर्फ 4 वर्चुअल मशीनें बना सकते हैं, वर्चुअल मशीन आप ज़्यादा बना सकते हो, यानी 4 का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है, एंटरप्राइज एडिशन के कॉस्ट के अंदर ही कवर है उनकी कॉस्ट भी। प्लस इसके अलावा वो आपको फेल ओवर क्लस्टरिंग अगर आपने करनी है, हाई अवेलेबिलिटी का फीचर आप लोगों ने अचीव करना है, तो फिर आपको एंटरप्राइज एडिशन आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वेब एडिशन जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सिर्फ वेबसाइट वगैरह अगर आपने होस्ट करनी है, वेब एडिशन की जो लिमिटेशन है वो 4 प्रोसेसर की है, स्टैंडर्ड एडिशन की लिमिटेशन है 4 प्रोसेसर की, फाउंडेशन एडिशन की लिमिटेशन सिर्फ 1 प्रोसेसर की, जबकि एंटरप्राइज एडिशन के अंदर आप मैक्सिमम 8 प्रोसेसर लगा सकते हो। जबकि डेटा सेंटर एडिशन या आइटीनियम बेस एडिशन जो इनके अंदर आप मैक्सिमम एक मशीन के अंदर 64 प्रोसेसर लगा सकते हो, 64 प्रोसेसर लगा सकते हो। और रैम जो है स्टैंडर्ड की, एंटरप्राइज की, डेटा सेंटर की या आइटीनियम बेस की, सब के अंदर मैक्सिमम 2 TB तक रैम लग सकती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड एडिशन है उसमें सिर्फ, सॉरी, एंटरप्राइज एडिशन, डेटा सेंटर एडिशन, आइटीनियम बेस, इनमें 2 TB रैम लग सकती है, जबकि स्टैंडर्ड में मैक्सिमम 32 GB रैम लग सकती है। और जो आपका फाउंडेशन एडिशन है इसमें मैक्सिमम सिर्फ 8 GB रैम लग सकती है। यानी आपको हार्डवेयर वाइज कंपेरिजन बता रहा हूँ कि इस फ्लेवर के अंदर यानी सबसे छोटा जो कम हार्डवेयर को सपोर्ट करता है वो फाउंडेशन एडिशन, उसके ऊपर स्टैंडर्ड एडिशन, देन उससे ऊपर जो है वो एंटरप्राइज एडिशन, और सबसे ऊपर फिर आपका डेटा सेंटर एडिशन है जो मैक्सिमम 2 TB रैम को सपोर्ट करता है, जिसमें मैक्सिमम 64 प्रोसेसर आप लगा सकते हो। और हार्ड स्वैपिंग की आपके अंदर ऑप्शन है कि मतलब चलते सिस्टम के अंदर इसको कंपोनेंट आप चेंज कर सकते हो। आज तक ये नहीं सुना था कि चलते सिस्टम से कभी किसी ने प्रोसेसर निकाला हो, रैम निकाला हो। अगर आपने आइटीनियम बेस एडिशन इंस्टॉल किया या डेटा सेंटर एडिशन किया, आप चलते सिस्टम से प्रोसेसर भी चेंज कर सकते हो और रैम भी चेंज कर सकते हो, आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। नहीं, फाउंडेशन के अंदर विजुअलाइजेशन नहीं है। नहीं, 8 प्रोसेसर है आपके। हाँ जी, अगर आपके इसके अंदर फिर मल्टीपल कोर्स भी इसके अंदर आपके हो सकती हैं। ठीक है।
अच्छा, इंस्टॉलेशन से पहले की रिक्वायरमेंट क्या, मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए। x64 कंसिडरेशन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एंटरप्राइज एडिशन कर रहे हो या आप R2 कर रहे हो तो उसके लिए कम से कम आपके पास 64 बिट हार्डवेयर हो। और हाइपर वी की रिक्वायरमेंट आप लोगों के पास है या नहीं, वर्चुअल मशीनें बनानी है नहीं बनानी। ऑब्वियसली विद हाइपर वी कॉस्ट ज़्यादा होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, विदाउट हाइपर वी कॉस्ट इसकी जो है वो कम होगी। अच्छा, जब आप लोगों ने अपग्रेड करना है तो अपग्रेड के अंदर एक ऑप्शन होती है जिसको बोलते हैं इन प्लेस अपग्रेड, यानी जो रिप्लेस कर दे पुराने वेरिएंट को। ठीक है, यानी एग्जिस्टिंग वेरिएंट आपका 2008 चल रहा, अब आप चाह रहे हो उसको आप अपग्रेड करना चाह रहे हो, उसको ओवरराइड करना चाह रहे हो 2008 R2 के अंदर। इसके जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट इसके ये होंगे कि आपके जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग है वो सारी की सारी प्रिजर्व होंगी आपकी। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि सारी सेटिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। जितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, लाइक उसमें कोई आपके पास ऑफिस सूट इंस्टॉल है या कोई आपके पास वैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल है, वो आपको दोबारा से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती अपग्रेडेशन के केस के अंदर। क्लीन इंस्टॉलेशन अगर करते हैं, फॉर्मेट करके कर रहे हैं, तो फिर आपको जितनी एप्लीकेशन वगैरह हैं, जितनी ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स हैं, वो सारी आपको नए सिरे से करनी पड़ती हैं। और दूसरा ये कि डाउन टाइम आप लोगों का लिमिटेड होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर कोई एक ऐसा सर्वर चल रहा है, उसके ऊपर डेटाबेस आप लोगों की चल रही है, एसक्यूएल सर्वर चल रहा है, अब उसको आपने अपग्रेड किया तो यूजर्स को ज़्यादा डाउन टाइम नहीं फील होगा। क्यों? सिर्फ और सिर्फ आपका जो टाइम लगेगा वो 2008 से 2008 R2 अपग्रेड करने के अंदर होगा। ये नहीं होगा कि बिल्कुल क्लीन इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो एसक्यूएल भी दोबारा से इंस्टॉल हो रही है, डॉट नेट भी दोबारा से इंस्टॉल हो रही है, नहीं, डाउन टाइम आप लोगों का कम होगा। अच्छा, लेकिन इसके अंदर इसका एक ड्रॉबैक भी है, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। एक बार आपने अपग्रेड कर लिया, अब ये नहीं हो सकता कि आप पीछे वापस चले जाओ, आप कह लोगे जिसको रोल बैक कर लो कि एक बार तो आप 2008 से 2008 R2 पे चले गए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि दोबारा 2008 पे आप वापस आ जाए। ठीक है, हाँ, अगर वर्चुअलाइजेशन की हुई है तो वर्चुअलाइजेशन के अंदर ये पॉसिबल है। अगर आपने वर्चुअलाइजेशन की हुई है तो हाइपर वी के अंदर एक ऑप्शन होती है जिसको बोलते हैं हम लोग स्नैपशॉट, कि आप हाइपर वी का स्नैपशॉट ले लें, हाइपर वी का स्नैपशॉट ले लें, वो उसका एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर देगा उसका। यानी 2008 इंस्टॉलेशन के बाद उसका स्नैपशॉट ले लिया, उसके बाद 2008 आप लोग 2008 R2 में उसका अपग्रेड किया। अब R2 में अपग्रेड करने के बाद पता लगा कि इसमें ये एप्लीकेशंस नहीं चल रही है, ये परफॉर्मेंस स्लो हो गया, कुछ ऐसे इश्यूज आ गया, रोल बैक करना चाह रहे हो, रोल बैक की वैसे तो ऑप्शन नहीं है। आप क्या करो, जो स्नैपशॉट आपने लिया होता है स्नैपशॉट को रिस्टोर कर दो, वो प्रीवियस रिस्टोर पॉइंट तक वापस आ जाएगा ये। लेकिन ये वर्चुअलाइजेशन के अंदर पॉसिबल है, फिजिकल सिस्टम पे ये काम नहीं कर सकते आप। जी जी, जी जी, इमेज की तरह से आप लोगों का काम करता है। अच्छा, माइग्रेशन, माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने नए हार्डवेयर के ऊपर विंडोज 2008 R2 आपने इंस्टॉल कर की है, और उसके बाद आप चाह रहे हो कि जो आपकी एग्जिस्टिंग जितनी सर्विसेज हैं, जितनी एप्लीकेशन हैं, वो सारे के सारे नए सर्वर के ऊपर मूव हो जाएं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को जो है माइग्रेशन का। अच्छा, माइग्रेशन के जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स माइग्रेशन के ये हैं कि हमेशा जो है ना क्लीन इंस्टॉलेशन वो ज़्यादा रिलायबल होती है। उसके अंदर आप लोगों को ये डाउट नहीं होता कोई वायरस वगैरह होगा, कोई गैर ज़रूरी फाइलें पड़ी होंगी, कोई ज़्यादा आपके फजूल किस्म की स्पेस आपकी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, और प्लस इसके अलावा ये है कि जब आपने किसी चीज़ को टेस्ट करना हो, आपने आपने कोई टेस्टिंग करनी है, 2008 से 2008 R2 पे जा रहे हैं, तो अपग्रेड करेंगे तो उसमें तो रोल बैक की ऑप्शन है नहीं है। लेकिन अगर आप माइग्रेट करेंगे, अपनी सेटिंग्स वगैरह को माइग्रेट करेंगे, मिसाल के तौर पे मेरे पास दो मशीन हैं, इस मशीन को भी 2008 इंस्टॉल हुआ, इस मशीन को 2008 R2 इंस्टॉल हुआ होगा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अपनी सारी की सारी एप्लीकेशन को यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे तो स्टिल पड़ी होंगी, टेस्टिंग के लिए ये सिनेरियो मेरे लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि मैं पीछे वापस जा सकता हूँ। अपग्रेडेशन में रोल बैक की ऑप्शन नहीं होती, लेकिन माइग्रेशन के अंदर क्योंकि एक आपके पास दूसरी सेपरेट मशीन पड़ी हुई है, उस पर सारा कुछ सेट हुआ हुआ है, तो आप यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि रोल बैक की आप लोगों के पास ऑप्शन है। और इसके अंदर आप आर्किटेक्चर के ऊपर आप लिमिटेड नहीं होते, आर्किटेक्चर पर लिमिटेड नहीं होते, मतलब आपका जो डोमेन कंट्रोलर है वो 32 बिट के ऊपर आप लोगों का चल रहा है, 32 बिट के ऊपर आप चल रहा है। 32 बिट के ऊपर परफॉर्मेंस स्लो होती है, रैम की जो ज़्यादा रैम आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अब आप चाह रहे हो कि ज़्यादा मोर रैम आपने कंज्यूम करनी है और आपको बस स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो आपकी कंपनी ने एक नया हार्डवेयर परचेज़ किया, 64 बिट का हार्डवेयर परचेज़ किया। अब आप क्या करोगे, 64 बिट के हार्डवेयर के ऊपर नई विंडो इंस्टॉल करोगे, क्लीन इंस्टॉलेशन करोगे, और उसके बाद आप उसके ऊपर एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना दो, या आप कोई चीज़ माइग्रेट करना चाह रहे हो, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ऐसे टूल्स दिए हुए हैं, लाइक जिसका नाम है ADMT। ADMT स्टैंड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी माइग्रेशन टूल। मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हो कि 2003 आपने या 2000 सर्वर से जो आपका डोमेन कंट्रोलर बना हुआ था, सारी की सारी सेटिंग्स, सारे के सारे यूजर, सारे के सारे ग्रुप, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, सारी की सारी ग्रुप पॉलिसी 2008 के ऊपर 2008 R2 के ऊपर माइग्रेट हो जाए,
तो उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी माइग्रेशन टूल वगैरह। तो आप नए हार्डवेयर पे भी चले गए, 2008 R2 आपने इंस्टॉल कर ली क्योंकि 64 बिट की आपने नई मशीन आपने परचेज कर ली थी। अच्छा, मिसाल के तौर पे 32 बिट का आप लोगों के पास हार्डवेयर है और इसके ऊपर ऑलरेडी 2003 सर्वर चल रहा। अब ऑर्गेनाइजेशन ने ये आपको कहा कि इसके ऊपर 2008 R2 इंस्टॉल करो, तो आप R2 उसके ऊपर डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर की लिमिटेशन है, हार्डवेयर आप लोगों का सपोर्ट ही नहीं करता। 2008 R2 के लिए कम से कम 64 बिट हार्डवेयर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो माइग्रेशन का सिनेरियो कहाँ पे आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा कि जब आप लोगों ने हार्डवेयर अपना चेंज करना हो तब आपके लिए हेल्पफुल होगा, जब आपने टेस्टिंग करनी हो तब आपके लिए हेल्पफुल होगा, जब आपने क्लीन इंस्टॉलेशन करनी हो तब आप लोगों के लिए जो हेल्पफुल होगा। ठीक है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के जो असेसमेंट प्लानिंग टूल किट है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक यूटिलिटी है। इसके लिए कोई एजेंट वगैरह आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता किसी दूसरे, सिर्फ एक मशीन पे इंस्टॉल करो, पूरे वर्कबुक पे आप उसको आईपी की रेंज दे दो, उसको स्कैन करके आपके सारे हार्डवेयर के इन्वेंट्री आपके पास ले आएगी और कंपैटिबिलिटी का एनालिसिस कर लेगी जितनी एप्लीकेशन चल रही हैं कि अपग्रेड होने के बाद नई उसके ऊपर विंडो पे चलेंगी या नहीं चलेगी, और रेडीनेस रिपोर्ट आप लोगों को जो है ना प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, और आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की रेंज भी बता देगी कि किस किस हार्डवेयर पे कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्लेवर इंस्टॉल हो सकता है या एग्जिस्टिंग कौन कौन सा चल रहा है। अच्छा जी, विंडो की जो इंस्टॉलेशन कोई इसके अंदर जो है वो ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अभी मैं आपके सामने जो है विंडोज़ 2008 जो है आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। ये मैं इस वक्त जिस मशीन को यूज़ कर रहा हूँ, इस मशीन पे विंडोज़ 2008 इंस्टॉल है। आपको पता कहाँ से लगेगा? सिंपल, आप माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करो, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाओ, प्रॉपर्टीज़ पे आके यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा विंडोज़ सर्वर 2008 R2 एंटरप्राइज एडिशन। ठीक है, और एंटरप्राइज एडिशन R2 का भी सर्विस पैक 1 इसके ऊपर जो है वो इंस्टॉल हुआ होगा। अच्छा, अब इसके अंदर मैं वर्चुअल मशीन बनाना चाह रहा हूँ, वर्चुअल सर्वर बनाना चाह रहा हूँ, जैसे ऑलरेडी चल रहे हैं ये 1 2 3 4, ये 4 सर्वर चल रहे हैं। मैं सबको शट डाउन कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। अभी आपके सामने मैं नए सिरे से जो है एक मशीन वर्चुअल मशीन बनाऊंगा और फिर उसके ऊपर जो है विंडो इंस्टॉल करूँगा। आप लोगों ने नई वर्चुअल मशीन बनानी है। नई वर्चुअल मशीन बनाने के लिए आप क्या करोगे? ये एक्शन पैन के अंदर राइट साइड पे आप लोगों के पास न्यू की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, आप न्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ से वर्चुअल मशीन पे क्लिक करोगे। ठीक है, मैं इसको पहले बंद कर दूँ, उससे ये है कि परफॉर्मेंस थोड़ी ये नोट्स वगैरह के कह रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग सारी इसकी हो रही है, जो जो एक्टिविटी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो सारी की सारी वीडियोस की बन रही है, आप लोग को दे सकते हैं लेक्चर को। एक बंदे को मैं दे दूंगा, ये नहीं कि सबको कॉपी करके दूंगा एक, बाकी आप उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करते रहना। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि वर्चुअल मशीन आप लोगों ने बनानी हो। अब मेरे पास एक अच्छी मशीन है, उसमें मैं टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ, अपना पूरा डोमेन एनवायरनमेंट खड़ा करना चाह रहा हूँ, मल्टीपल सर्वर बनाना चाह रहा हूँ, एडी मेरी अलग हो, डीएनएस अलग हो, डीएससीपी अलग हो, मल्टीपल सर्वर हो। तो आप लोग हाइपर वी का रोल इंस्टॉल करेंगे। अब ये हाइपर वी का रोल इंस्टॉल कहाँ से होगा? 2008 सर्वर जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो ये बिल्कुल स्टार्ट के साथ आपके पास सर्वर मैनेजर की ऑप्शन आ रही है। आप इस पर क्लिक करें, यहाँ से भी सर्वर मैनेजर आ जाता है, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आ जाएं और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर यहाँ पे भी आपके पास सर्वर मैनेजर है। जब सर्वर मैनेजर पे आप लोग आ जाएंगे तो देन यहाँ से आप लोग ऐड रोल पे क्लिक करोगे। ऐड रोल पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया, और ये इन रोल्स में से आप कोई एक रोल आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या करना चाह रहे हो। अगर आपने वर्चुअलाइजेशन करनी है तो फिर यहाँ से आप हाइपर वी का रोल आप लोग सेलेक्ट करोगे। मेरे पास चूँकि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इस वजह से ये ग्रे आउट आ रही है। ठीक है, इसको मैं अनचेक तो कर सकता हूँ लेकिन इसको मैं यहाँ से दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकता, ऑलरेडी सिलेक्टेड है ये। यानी मेरे इसके सर्वर के ऊपर, मेरी इस मशीन पे, इस लैपटॉप पे ऑलरेडी 2008 R2 एंटरप्राइज एडिशन इंस्टॉल है, हाइपर वी का रोल इंस्टॉल हुआ होगा। अब इस पर मैं वर्चुअल मशीन बना सकता हूँ। वर्चुअल मशीन बनाने के लिए मैं हाइपर वी मैनेजर खोलूंगा। ये कहाँ से खोलूंगा? इसके लिए अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आऊँगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर हाइपर वी मैनेजर ही आ रहा है। ठीक है, जब इसको मैंने खोल लिया तो राइट साइड पे एक्शन पैन आ रहा है। अगर किसी के पास एक्शन पैन नज़र ना आ रहा हो तो वो क्या करेगा? बिल्कुल सबसे ऊपर आप लोगों की टाइटल बार, सेकंड मेन्यू बार, थर्ड वन टूल बार, टूल बार के अंदर आके वो शो हाइड एक्शन पैन पे क्लिक करेगा। ये राइट साइड पे एक्शन पैन नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से वो न्यू पे क्लिक करेगा, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेगा। अब नई वर्चुअल मशीन बनानी है, इस वर्चुअल मशीन को नाम क्या देना है? फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दिया टेस्ट-2008। इस मशीन को मैंने नाम दिया। स्टोर वर्चुअल मशीन, इस वर्चुअल मशीन को कहाँ पर स्टोर करवाना है? तो वो कह रहा है कि मैं ई के अंदर वीएम्स के फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। अगर इसको मैं किसी और जगह पे सेव करना चाहूँ, मेरी मर्जी, मैं इसको किसी और जगह पे भी कर सकता हूँ। लाइक मैंने कहा ई के अंदर यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लिया, इस फोल्डर का नाम दिया मैंने टेस्ट-2008। मैंने नया फोल्डर बना के मैंने कहा कि इस वर्चुअल मशीन के कंटेंट्स, इसकी वर्चुअल हार्ड ड्राइव, इसके सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें स्टोर करनी है। नेक्स्ट किया,
रैम कितनी असाइन करनी है, 512 देनी है, 1 GB देनी है, 2 GB देनी है। तो सेम मैंने इसको कहा कि 2 GB देनी है, तो 1024 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने GB मैंने देनी है इसको। तो उसके लिए मैं लिखूंगा 1024 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो आता है आपका 2048, यानी 2048 मेगाबाइट का मतलब है 2 GB रैम है इसको दे रहा हूँ। नेक्स्ट किया, नेटवर्क पूछ रहा कौन सा कनेक्टेड है, मेरे इसके अंदर ये मशीन में इस वक्त मल्टीपल नेटवर्क्स बने हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे याद कराइएगा, मैं आप लोगों को वर्चुअल नेटवर्क बनाना भी बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग पहली मरतबा कर रहे हो और यहाँ पे नेटवर्क की ऑप्शन नहीं आ रही तो आप इसको नेक्स्ट कर दें, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं, बाद में भी नेटवर्क ऐड किया जा सकता है। मैंने इसको फिलहाल एक्सटर्नल किया और नेक्स्ट किया। अब वो पूछ रहा है कि वर्चुअल हार्ड डिस्क नहीं बनानी है या एग्जिस्टिंग यूज़ कर सकते। अच्छा, वर्चुअल मशीन के अंदर ये ऑप्शन भी है, इसकी एक ये ब्यूटी भी है कि अगर ऑलरेडी हार्ड ड्राइव बनी है वर्चुअल हार्ड ड्राइव, वो भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल नई इंस्टॉलेशन करना चाह रहा हूँ, मैंने कहा नई हार्ड डिस्क बनाओ। अब उसके बाद वो पूछ रहा है कि इंस्टॉलेशन करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम की या नहीं। यहाँ पे एक ऑप्शन है इंस्टॉल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, के बाद में कर लेंगे। सेकंड ऑप्शन है इंस्टॉल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम ए बूट CD और DVD रोम, कि मैं अपने CD जो मेरे लैपटॉप की फिजिकल CD ड्राइव है, DVD ड्राइव है, इसके अंदर मैं CD डाल के इंसर्ट करके इसे इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ। या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है इमेज फाइल, ISO फाइल, कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट आपको अलाउ करता है कि उनकी वेबसाइट से आप इमेज फाइल डाउनलोड कर लें। वो आपको एक सिंगल फाइल, एक इमेज फाइल, ISO फाइल देते हैं आपको, और आप उसके जरिए भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब मेरे सिस्टम में जहाँ मेरी ISO फाइल पड़ी है, सेम मैंने कहा कि जी मेरे कंप्यूटर के अंदर जो ISO फाइल है वो ये ISO फाइल मेरी ये पड़ी हुई है यहाँ पे 2008, नज़र आ रहा है जी यहाँ पे 2008, ये नीचे नज़र आ रहा है, ये ISO फाइल पड़ी है मेरी। मैंने कहा ये D ड्राइव के ऊपर ISO फाइल पड़ी थी, इससे इंस्टॉलेशन करो। नेक्स्ट किया और फिनिश किया। अब ये क्या करेगा कि एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देगा, यहाँ पे उसकी समरी बता रहा है कि 2 GB ये टेस्ट 2008 के नाम से मशीन बन गई। अब मैं इसे कनेक्ट किया, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे फिजिकल मशीन के ऊपर आप इंस्टॉलेशन करते हो ना। मिसाल के तौर पे आपके पास एक नया लैपटॉप है, नया सर्वर है, नया डेस्कटॉप है, आपने उसके अंदर 2008 की बूटेबल CD डाली और उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी सामने इस तरीके से। अब आपकी जो स्टेप बाय स्टेप आपको जो इंस्टॉलेशन आपको दिखाएगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे फिजिकल मशीन पे आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो, बिल्कुल इसी तरह से फिजिकल पे होती है, बिल्कुल ऐसे ही जो है वर्चुअल पे होती है, ठीक है। ये अब आपकी फाइल्स जो है वो लोड कर रहा है, और जब आप 2008 पहली मरतबा इंस्टॉल करते हो जो जो स्टेप्स आपसे पूछेगा वो बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे ही पूछेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी की समझ ना लगी हो, ये इसकी बस एक दो स्क्रीन देख लें वो लोग जिन्होंने पहले 2008 इंस्टॉल नहीं की भी, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग अपनी क्लास जो लेना चाहते हैं वो ले लें आप लोग। जब आप पहली मरतबा 2008 इंस्टॉल करते हो या क्लीन इंस्टॉलेशन करते हो तो वो आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है कि लैंग्वेज कौन सी है। ऑब्वियसली हम लोग इंग्लिश ही करेंगे, उर्दू की तो अभी इसमें ऑप्शन नहीं आई। टाइम, डेट, करेंसी वगैरह कौन सेट करना चाह रहे हो, कीबोर्ड की लेआउट मैंने USC मैंने रहने दी, उसको नेक्स्ट किया। यहाँ से इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन भी ऐसी होती है, विंडोज 2008 की भी, 2008 R2 की, तीनों की सिमिलर है इंस्टॉलेशन, ठीक है। 7 इंस्टॉल करें कोई सा फ्लेवर, या 2008 का कोई सा फ्लेवर करें, या 2008 R2 का कोई सा फ्लेवर करें। अब यहाँ पे अगर आपके इस इमेज के अंदर ये मल्टीपल इमेज को कंप्रेस करके एक इमेज में डाला होगा तो फिर ये ऑप्शंस आएंगी। लाइक पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड एडिशन फुल करना है या सर्वर कोर करना है, या एंटरप्राइज एडिशन फुल करना है या सर्वर कोर करना है। अच्छा, एक नई चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रही है, सर्वर कोर। सर्वर कोर का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं करना, GUI नहीं करना, सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस करना है। जिस तरह लाइनक्स के अंदर होता है ना, B शेल होता है, C शेल होता है, K शेल होता है, कि कमांड लाइन इंटरफेस पे आपने सारा काम करना है, फिर GUI नहीं होगा वो। सर्वर कोर ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे हार्डवेयर रिसोर्सेज कम हो या जो बहुत ज़्यादा सिक्योर इन्वायरमेंट आप लोगों का, आप चाह रहे हो कि विंडो को तो हर बंदा ऑपरेट करता है लेकिन सर्वर कोर सिर्फ वही ऑपरेट कर सकते हैं जिसको कमांड्स का पता होगा। तो फिर हम लोग, या जहाँ पे हार्डवेयर के हमारे पास कमी है तो फिर हम सर्वर कोर कर लेते हैं। तो मैंने इसको कहा फिलहाल विंडोज 2008 R2 एंटरप्राइज एडिशन फुल करना है, नेक्स्ट पे किया। लाइसेंस एग्रीमेंट ऑब्वियसली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट किया। अपग्रेड नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल नई इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, कस्टम सेलेक्ट किया। बाई डिफॉल्ट जब वो वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाता है पहले 127 GB की बनाता है, वो कह रहा है इसमें पार्टीशन करनी है, अगर करनी है तो ड्राइव ऑप्शन पे आ जाऊंगा, अगर नहीं करनी तो इसको ऐसे ही रहने दूंगा और उसको मैं नेक्स्ट कर लूँगा, ठीक है। ये 127 GB के 127 GB के एक ही पार्टीशन बनाएगा, उसको फॉर्मेट करके उसके बाद ये फाइल कॉपी करेगा। पहले क्या करेगा, विंडोज़ की फाइल कॉपी करेगा, फिर उनको एक्सपेंड करेगा, फिर फीचर्स इंस्टॉल करेगा, अपडेट करेगा, रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद कंप्यूटर पूछेगा कि नाम क्या देना और पासवर्ड क्या देना, दोबारा रीस्टार्ट होकर विंडो आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद और कोई स्क्रीन नहीं है, या 100% पूरा करने के बाद रीस्टार्ट होगा सारे स्टेप्स करने के बाद, और आपसे सिर्फ नाम पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा, दोबारा रीस्टार्ट होकर विंडो आपकी इंस्टॉल हो चुकी होगी। और इंस्टॉलेशन के बाद आप लोगों को ये जिस तरह का अभी ये मेरे लैपटॉप पे आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऐसा आप लोगों का इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है जी। ये अभी आपके सामने जो है इस वक्त
2008 R2 जो है बेस मशीन पे इंस्टॉल है, और इसके अंदर मैं एक वर्चुअल मशीन भी 2008 R2 की बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को समझ ना लगी हो? ठीक है, नेक्स्ट टाइम जी इंशाल्लाह हम लोगों की मुलाकात होगी 16 तारीख को, जुमे वाले दिन इंशाल्लाह 6 बजे। ठीक है, 6 बजे इंशाल्लाह आप लोगों की जुमे वाले दिन दोबारा क्लास होगी। ओके, थैंक यू। चेंज वाली बैटरी 10 मिनट तक क्लास